बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम बिरजू और दूसरे का नाम गणपत था। वे दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन बिरजू एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति था, जो हर दिन सूरज उगने से पहले अपने खेतों में काम करने पहुंच जाता था। उसको अपने काम के प्रति कोई भी आलस नहीं था। दूसरी ओर गणपत बहुत आलसी था। वह अपना ज्यादातर समय आराम करने और गांव के लोगों के साथ गपशप करने में बिताता था। दोनों की शादी भी हो गई थी। बिरजू की पत्नी का नाम रंजीता था और गणपत की पत्नी का नाम सुनीता था। रंजीता, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तो तुम मेरा खाना एक डिब्बे में बांध दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। आज खेतों पर थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो समय लग जाएगा। हो सकता है कि आने में भी थोड़ी देर हो जाए। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रख दिया है। यह लीजिए आपका खाना और समय निकाल कर खा लीजिएगा और आराम से खेत का काम करना। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना, नहीं तो अब मुझे देर हो जाएगी। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस आराम से खेत का काम निपटाकर घर जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। इधर गणपत अभी भी सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी गणपत से कहती है, अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सर पर आ गया है और आपको उठना नहीं है क्या? खेत में इतना सारा काम पड़ा है और तुम अभी तक सो रहे हो। अरे क्या हो गया भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों बड़बड़ा रही हो? अभी तो सुबह हुई है। बड़बड़ाऊं ना तो और क्या करूं? सूरज सर पर चढ़ गया है और तुम बिस्तर पर से उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। खेतों पर काम करने नहीं जाना है क्या? खेतों की बुआई का समय आ गया है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे भाग्यवान, चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है खेतों की बुआई की? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? आप अपना काम समय पर कर लीजिए, इतना आलस मत करिए, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। देखो बिरजू भैया सुबह ही काम करने खेत के लिए निकल गए हैं और आप अभी भी बिस्तर से उठे नहीं हैं। अच्छा ठीक है भाग्यवान, अब मुझे उठने तो दो। हाँ ठीक है, आप जल्दी से नहा लीजिए, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद आपको खेत पर भी जाना है। वहाँ का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे घर ही फसल देर से आती है, वह भी सिर्फ आपके आलसपन की वजह से। गणपत नहा के खाना खाने बैठने ही वाला होता है, लेकिन खाने को देखते ही गणपत कहते हैं, अरे भाग्यवान, खाने में क्या सिर्फ दाल चावल ही बनाए हैं? सब्जी नहीं बनाई है क्या? अरे सब्जी तो तब बनाऊंगी ना जब आप काम करके कुछ सब्जी खरीद कर लाओगे। पिछली बार जो फसल बिकी थी तो उसके थोड़े बहुत ही पैसे बचे थे, जिसमें यह दाल चावल ही खाने को मिले हैं। अगर आपको सब्जी खानी है तो जल्दी जल्दी खेत में काम करिए और जल्दी फसल उगाइए, जिससे कुछ अनाज और साग सब्जी आ जाए। तुम सच में बहुत बकबक करती हो। तुमको कुछ बोलने से अच्छा तो मैं चुपचाप यह दाल चावल ही खा लेता हूँ। गणपत खाना खाने के बाद खेत की ओर जाने लगता है। अच्छा ठीक है, फिर मैं अब खेतों पर जा रहा हूँ, तुम अपना काम निपटा लेना। इतना कहकर गणपत खेत की ओर निकल पड़ता है। खेत पहुंचकर उसे बिरजू दिखाई देता है, जो पहले ही खेत में काम कर रहा होता है। अरे बिरजू भाई, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? कुछ कल के लिए भी छोड़ दो, आज इतनी धूप है, थोड़ा आराम भी कर लो। हाँ गणपत भाई, बस थोड़ा सा ही खेत बचा है जोतने को, उसे भी आज ही जोत दूंगा, जिससे कल से मैं इस खेत में बीज बो सकूं। वैसे भी बहुत देर हो गई है खेत की बुआई में। हाँ भाई, देर तो हो गई है। कितनी कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप में तो काम करना बहुत मुश्किल है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से खेत जोत लूँगा। कुछ देर सोने के बाद गणपत उठ जाता है और कहता है, अब मुझे भूख लगने लगी है, चलो पहले कुछ खाना खा लिया जाए, फिर खेत की जुताई कर लेंगे। बिरजू खाने का डब्बा लेकर बैठा ही था कि तभी वहाँ एक संत आ गया और बिरजू से कहता है, अरे बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को तो नहीं है,
लेकिन यह मेरी पत्नी ने रोटी और थोड़ी सी धनिया की चटनी बनाई है। महाराज जी, यह लीजिए खाना और आप यहाँ बैठकर खा लीजिए। पर बेटा, तुम्हारा खाना मैं खा लूंगा तो तुम क्या खाओगे? अभी तुम्हें काम भी तो करना है। आप मेरी चिंता मत कीजिए महाराज, मैं अभी थोड़ी देर में घर जाऊंगा तो वहाँ कुछ खा लूंगा। आप यह खाना खा लीजिए, पता नहीं आपको कितनी भूख लगी होगी। बिरजू और संत बात कर ही रहे होते हैं, तभी गणपत की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो कहता है, अरे, ये बिरजू किससे बात कर रहा है? ये तो कोई संत मालूम होते हैं। चलो जाकर देखता हूँ। और इतना कहकर गणपत बिरजू और संत के पास पहुंच जाता है और बिरजू गणपत को सारी बात बता देता है। महाराज, मेरी पत्नी भी खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, ये लीजिए, आप भी थोड़ा खा लीजिए। और संत खाना खाने के बाद बिरजू और गणपत से कहते हैं, बेटा, मेरी भूख शांत हो गई है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोगों ने मुझे अपना खाना खाने को दिया। अरे महाराज, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें अपनी सेवा करने का अवसर दिया। महाराज, आप तो बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार को सुख और शांति मिले। तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद हमेशा है बेटा, कि तुम लोग हमेशा खुश रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करो। बेटा, मेहनती व्यक्ति हमेशा सफल होता है और आज मैं तुम्हें कुछ विशेष चीज देना चाहता हूं। वह संत महाराज अपनी झोली में हाथ डालते हैं और कुछ छोटे छोटे बीज निकालते हैं और उन्हें उन दोनों को दे देते हैं। महाराज जी, यह किस चीज के बीज हैं? यह कोई विशेष चीज के बीज हैं क्या? हाँ बेटा, यह कोई सामान्य बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। अगर इन्हें तुम अपने खेत में बो दोगे तो यह तुम्हें वही चीज देंगे जो तुम बहुत ज्यादा चाहते हो। और हाँ, इन्हें बोने के बाद इसकी सच्चे मन से सेवा करना और अच्छे से सिंचाई करना होगा। जी महाराज, हम आपकी बातों को अच्छे से समझ गए हैं और इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। लेकिन महाराज, ये बीज तो जादुई है ना, तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? ये तो अपने आप ही उग जाएंगे और फल देने लगेंगे। हाँ, लेकिन यह बात हमेशा याद रखना कि यह जादू उसी के लिए काम करेगा जो इसकी कदर करेगा। यह बीज अपने आप में इतनी शक्ति रखते हैं कि खुद विकसित हो सके। लेकिन अगर तुम इनकी सही देखभाल करते हो और रोज पानी देते हो तो यह तुम्हें अच्छे फल देंगे। जी महाराज, हम आपकी सारी बातों को समझ गए हैं और इनकी अच्छे से देखभाल करेंगे। अच्छा ठीक है बेटा, तो मैं अब चलता हूं। सदा खुश रहो। संत से जादुई बीज लेने के बाद दोनों साथ में अपने घर लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में ही दोनों आपस में बात करने लगते हैं। गणपत, यह जादुई बीज बहुत ही अनमोल है। महाराज जी ने कहा था, अगर हम इन बीजों को प्यार से और मेहनत से पालेंगे तो यह हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। मैं तो कल ही जाकर इन्हें अपने खेत में बो दूंगा और कल से ही इनकी सेवा करने लगूंगा, जिससे हमें यह बहुत जल्दी ही फल देने लगे। लेकिन बिरजू भाई, ये तो जादुई बीज है ना, हमें इनमें इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता कि इनकी रोज़ देखभाल करने से कोई खास असर होने वाला है। जब ये जादुई हैं तो खुद ही उग जाएंगे और फल भी देंगे। देखो भाई गणपत, महाराज जी ने कहा था कि प्यार और मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलेगा। यह बहुत ज़रूरी है। इनसे हमें अच्छी फसल लेने के लिए हमें इनकी देखभाल अच्छे से करनी ही होगी। मैं कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं तो इन्हें रोज़ बहुत अच्छे से पानी दूंगा और इनकी अच्छे से देखभाल करूंगा। इसके बाद दोनों अपने अपने घर की ओर चल देते हैं और दोनों घर पहुंचकर सारी बातें अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं और वह दोनों उनकी बातों को सुनकर बहुत खुश होती है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान की भी इस समय हम पर बड़ी कृपा है। तभी तो आपको संत महाराज मिले और आपको यह जादुई बीज दिए। अब आप इनकी रोज सेवा करना। क्या पता उनकी बात सच हो। हाँ रंजीता, तुम सही कह रही हो। वह महाराज जी भी किसी भगवान से कम नहीं थे। उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था।
अब जैसा महाराज जी ने कहा था मैं वैसा ही करूँगा। मैं इन बीजों की खूब सेवा करूँगा और रोज पानी दूंगा। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी बात सुनाई। अब से हम इन बीजों की अच्छी देखभाल करेंगे जिससे इनमें बहुत अच्छी फसल लगे और हमें बहुत सारे पैसे मिले। अजी आप अब इंतजार मत करिएगा, आप कल सुबह ही जाकर इन बीजों को खेत में अच्छे से लगा देना और इनकी सिंचाई भी कर देना। हाँ ठीक है भाग्यवान, मैं कल ही इन बीजों को खेत में लगा दूंगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगली सुबह बिरजू खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी रंजीता से कहता है, अरे रंजीता, आज मुझे खेत में ज़्यादा समय लगेगा। कल मुझे महाराज जी ने जो बीज दिए थे वे आज खेत में बोने हैं। मेरा खाना किसी डिब्बे में पैक कर दो, मैं खेत में ही खा लूँगा। मुझे लगता है कि अगर हम इन बीजों की अच्छे से देखभाल करेंगे तो हमें इनसे बहुत लाभ मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए, आपका खाना थोड़ा समय निकाल कर खा लीजिएगा। इधर गणपत अभी भी सो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी गणपत से कहती है, आप अभी तक सो रहे हो। आज आपको खेतों में बीजों की बुआई करनी है। कल आपने बताया था ना कि संत महाराज जी ने आपको जादुई बीज दिए थे, उनको बोने नहीं जाना क्या? अब आप जल्दी उठिए और जाइए। हाँ हाँ भाग्यवान, ठीक है, उठ रहा हूँ। मुझे सब याद है। तुम क्यों मुझे बार बार याद दिला रही हो? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम बार बार मुझे एक ही बात याद दिला रही हो। अरे नहीं, आप ऐसे बेफिक्र होकर सो रहे हो, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। अरे भाग्यवान, मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। तुम बस खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ और उसके बाद खेत को जाऊँगा बीज बोने। दोनों अपने अपने खेतों में उन जादुई बीज को बो देते हैं और फिर दोनों घर को वापस आ जाते हैं। अरे आप आ गए, खेतों का काम अच्छे से निपट गया ना? और बीजों को बो दिया कि नहीं? हाँ रंजीता, खेतों का काम अच्छे से निपट गया। मैंने बीजों को भी अच्छे से बो दिया है और पानी भी दे दिया है। कल सुबह जल्दी उठकर खेतों पर चला जाऊंगा। मुझे उन बीजों को पानी देना है। जितना ज़्यादा हम उनकी देखभाल करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, जिससे हमारी सारी फसलें अच्छी होंगी। वहीं दूसरी ओर सुनीता गणपत से कहती है, अजी आपने आज खेत में उन बीजों को बो दिया कि नहीं? हाँ भाग्यवान, मैंने आज सारे बीज को अच्छे से बो दिया है। अच्छा, महाराज जी ने जो जादुई बीज दिया था उन्हें अच्छे से बोकर उनकी सिंचाई कर दी थी ना? अरे आज मैं पानी नहीं डाल पाया। बीजों को बोने में ही इतना ज़्यादा समय लग गया कि मौका ही नहीं मिला। कल सुबह जाकर मैं उनमें पानी डाल दूंगा। लेकिन महाराज जी ने तो कहा था कि इसमें रोज़ प्यार और मेहनत से पानी देना। अगर आप उनकी अच्छे से देखरेख नहीं करेंगे तो ये कैसे बढ़ेगा और हमें अच्छी फसल कैसे देगा? मेहनत के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने ने देखा ना, बिरजू भैया अपने खेतों में कितनी मेहनत करते हैं। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो हमारे खेत में भी अच्छी फसल कैसे आएगी? आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिरजू ने अपने बीजों को खेत में बो दिया और रोज उसमें पानी देने लगा और अच्छे से उसकी देखभाल करने लगा। उसने उन बीजों की ऐसी देखभाल की कि जैसे वह उसका बच्चा हो। दूसरी ओर गणपत ने भी अपने बीज बो दिए, लेकिन वह सोचता रहा कि यह बीज तो जादुई है, तो इनकी इतना देखरेख करने की क्या जरूरत है। उसने सिर्फ अपने खेत में पानी डाला और बाकी समय आराम करता रहा। कुछ समय बाद बिरजू के खेत में बैंगन की हरी भरी फसल आई, जो देखने में गोल गोल और ताजे थे। सभी बैंगन का साइज आम बैंगन से काफी बड़ा था और इतनी ज्यादा उपज हुई कि उन्हें देखकर बिरजू बहुत खुश हुआ। उसने यह बात जाकर अपनी पत्नी रंजीता को बताई। उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई और वह दोनों बैंगन की फसल तोड़ने के लिए एक साथ खेतों में आए। अरे वाह, सच में ये तो बहुत अच्छी बैंगन की फसल आई है। देखो कितने सारे बैंगन लगे हैं। इतने बड़े बैंगन तो मैंने आज तक नहीं देखे और ये देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। चलिए अब इन्हें जल्दी से तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में ले जाकर बेच आना। जल्दी ही बिरजू और रंजीता ने टोकरी भरकर सारे बैंगन तोड़ लिया। लेकिन सारे बैंगन तोड़ने के बाद अचानक से वापस बैंगन उग जाते हैं। अरे देखिए जी, ये क्या हुआ? अभी हमने इनसे इतने सारे बैंगन तोड़े थे और ये देखिए इनमें फिर से आ गए। ये तो सच में जादुई बीज थे। ऐसा लगता है कि इनमें से बैंगन कभी खत्म ही नहीं होंगे। हाँ रंजीता, यह बीज तो सच में जादुई है।
अभी तो हमने इतने सारे बैंगन तोड़े थे और फिर पीछे उतने ही बैंगन लग गए। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही चमक गया। अब तो इन बैंगन को बेचकर हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर गणपत के खेत में सिर्फ छोटे छोटे बैंगन के पौधे उगे थे और उनमें अब तक कोई फल नहीं आए थे। गणपत अपने खेत में फसल को देखने के लिए पहुंचा तो उसने अपनी फसल को देखकर बड़ी उलझन में पड़ गया। अरे ये तो जादुई बीज थे, फिर इनमें अभी तक फल क्यों नहीं आए? ऐसा लग रहा है वह महाराज ने हमें धोखा दे दिया है, हमसे झूठ बोला कि यह जादुई बीज है, लेकिन ऐसा लगता है ये तो कोई साधारण बीज है। तभी गणपत की नजर बिरजू के खेत पर जाती है और वह बिरजू के खेत में देखता है कि उसके खेत में बैंगन की फसल लहलहा रही थी, जिसे देख बिरजू के पास जाता है। बिरजू भाई, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हुई है? लगता है महाराज जी ने मुझे नकली बीज दिए थे और तुम्हें जादुई। दोस्त, महाराज जी ने हम दोनों को जादुई बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था उनको प्यार और मेहनत से देखरेख करना होगा, और मैंने हर दिन अपने खेतों में मेहनत की और उनको पानी दिया और उसकी मिट्टी को भी ठीक किया और सच्चे मन से उसकी सेवा की। इसी कारण मेरी फसल इतनी सुंदर और फलदार हुई, और तुम्हें तो मैंने कभी खेत में अच्छे से काम करते हुए भी नहीं देखा, बस आराम करते हुए देखा। शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। गणपत को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब वह पछताने लगा। अरे मैंने ये क्या कर दिया? यह बीज तो वास्तव में जादुई थे, मैंने इन पर सही से ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने मुझे फल भी नहीं दिए। ये सब मेरे आलसपन की वजह से हुआ है। अगर मैंने भी इन बीजों की अच्छे से देखभाल की होती तो आज मेरे भी खेत में बिरजू की तरह बैगन की फसल लहरा रही होती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं अपना काम पूरी लगन और मेहनत के साथ करूँगा। अब मैं काम करने में कभी आलस नहीं करूँगा। उस दिन से गणपत अपना सारा काम पूरी लगन और मेहनत से करने लगा। अब उसे समझ आ गई थी कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और आलस से करने वाले को केवल पछतावा ही मिलता है।